तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नया किस्सा, नई कहानी लेके। मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए किस्से कहानियाँ लेके हम हाज़िर होते हैं। आज बात करेंगे उस शख्स की जिसने एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार दाऊद इब्राहिम को मारने की साजिश में हिस्सा लिया। 2 बार वो शख्स कराची भी गया और तीसरी बार जब दुबई जाने वाला था तो दिल्ली में उनकी अरेस्ट हो जाती है और उसके साथ के 2 साथी फरीद तनाशा और विक्की मल्होत्रा पकड़े जाते हैं और ये आदमी भागने में कामयाब हो जाता है। उस शख्स का नाम कुछ और नहीं बल्कि प्रकाश पांडे और बंटी पांडे है। और आज के दिन हम बात करेंगे उस बंटी पांडे की जिसने इतनी रिस्क लेके हिंदुस्तान की एजेंसीज के साथ मिलके कराची में जाके दाऊद को मारने की साजिश रची। किसी कारण से वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन इस आदमी का क्राइम में कैरियर ग्राफ कैसे बढ़ा, कैसे चला, उसकी बात आज हम करेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रकाश पांडे उर्फ जिसको पीपी के नाम से उसके इलाके में लोग ज़्यादा जानते हैं, और बंटी पांडे की। पैदा तो बंटी पांडे उत्तराखंड में हुआ था। देहरादून से थोड़ा आगे जाके पहाड़ों की तरफ जब हम जाते हैं, मैं उस एक छोटा सा कस्बा है, उसका नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा, मैंने ढूंढने की कोशिश भी की। तो वहाँ से जाके इसका गांव जो है वो नीचे खड्ड में जाके एकदम वैली में है। तो बाहर चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बीच में नीचे थोड़ी थोड़ी दूरी पे 3-4 गांव हैं। उनमें से बिल्कुल नीचे जाके एक छोटा सा गांव जिसमें हार्डली 25-30 घर होंगे, उस गांव में इस प्रकाश पांडे का जन्म होता है। तो वो गांव उस रोड से जो ऊपर आपको पहाड़ी के ऊपर बस छोड़ती है, वहाँ से नीचे वो गांव तक पहुँचने के लिए पैदल जाना पड़ता है और पहाड़ी रास्ते से तकरीबन 3.5-4 घंटे लग जाते हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए, उस गांव में। तो देखिए कितने मुश्किल दौर में से एक मुश्किल पहाड़ी इलाके में से निकल के ये शख्स अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंट्री मारता है और कहाँ की कहाँ अपने कारनामे दिखाता है। तो इसका जो बाप था वो आर्मी में नौकरी करता था, फौजी था। तो बचपन में जब छोटा था तो इसकी प्रकाश पांडे और बंटी पांडे की मदर की माँ की डेथ हो जाती है। तो इसको क्योंकि बाप आर्मी में था, बहुत ज़्यादा घर पे ख्याल नहीं रख सकता था, तो ये ज़्यादा करके अपने मामा मामी के घर में ज़्यादा रह के वहाँ पे बड़ा हुआ पला। क्योंकि अपने नानके में ननिहाल में रहता था, तो पैम्पर्ड बॉय था, इसकी सेवा होती थी, माँ नहीं थी, और ज़्यादा इसको बहलाया सहलाया जाता था। तो ये आदमी थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट या थोड़ा सा एकदम किर्क सा हो गया। और स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी अपने सहपाठियों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, उनको मारा मारी करना, कभी खुद चोट खा लेनी, कभी दूसरे को पहुंचानी, इस किस्म के काम ये अपने वो गांव के स्कूल में, जो वो सब गांव का इकट्ठा जो कि स्कूल था वहाँ पे ये करता रहा। वहाँ से बहुत साल पहले मैंने एक बार अपने एक दोस्त के साथ, पत्रकार दोस्त के साथ बातचीत करते इन सब बातों का मुझे पता चला। तो उस पत्रकार ने काफ़ी लंबी चौड़ी इंटरव्यू भी की थी इसके साथ बाद में, जब इसका इतना नाम अंडरवर्ल्ड में हुआ। तो उन लोगों से स्कूल में जब ये 8वीं में पढ़ता था तो 10वीं के बच्चे जो थे उनके ऊपर भी दादागिरी किया करता था। तो एक जो बचपन से एक नेचर बन जाती है, डोमिनेटिंग नेचर के, मैं दूसरे के ऊपर रौब डालना है, इस किस्म की नेचर, और उसका जो ओवरऑल बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज। मैंने बाद में जब उसको पुलिस में पकड़ा, उसको वियतनाम से लाया गया, और कैसे पुलिस वाले उसको जब एयरपोर्ट से बाहर लेके आ रहे थे तो उसका चलने का तरीका और अपना मुंह ढकने का तरीका, पुलिस वालों को धक्का देना
और एक कुछ गाली गलौज भी पुलिस वाले से किया था जब एक पुलिस वाले ने इसकी शर्ट इसके मुंह से हटाने की कोशिश की। तो ये एक तो अग्रेसिव नेचर, अग्रेसिव से भी ज़्यादा ओवर अग्रेसिव नेचर, ये उस शख्स की उस ज़माने में थी जो बचपन में डेवलप हुई। तो करते करते पहला क्राइम इसने छोटे मोटे करने उत्तराखंड में देहरादून के इलाके में शुरू कर दिए थे, और उन्हीं दिनों में इसने एक मर्डर इसके हाथ से हुआ, जिसमें इसको सज़ा भी हुई। और क्योंकि ये पकड़ा कभी नहीं गया, एक आध बार पकड़ा गया बहुत थोड़े समय के लिए, उसके बाद या तो भाग जाता था, जगह चेंज करता था। अब देखिए हैरानी की बात है कि मुंबई में इसके ऊपर उन 10 सालों में 30-32 केस दाखिल हुए, जिसमें मर्डर भी था, एक्सटॉर्शन था, अटैम्प्ट टू मर्डर था, लेकिन पकड़ा कभी नहीं गया। वजह बात देखिए आप, इस आदमी की शातिर इतना था, ये एक जगह पे क्राइम करके गुल हो जाता था, वहाँ से जाके क्राइम करना, कहीं और चले जाना, पुलिस के हाथों कभी नहीं चढ़ता था। लेकिन जितने क्राइम उसने शायद पुलिस वालों को भी नहीं पता होंगे जो उसने किए। और अपनी एक दो इंटरव्यूज़ में जो कुछ खास चुनिंदा लोगों को उसने दी, और जो कुछ जो लोकल वर्नैकुलर प्रेस में जो इसके बारे में आर्टिकल छपते रहे उन दिनों में उत्तराखंड में, उनके मुताबिक, और इसके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं जो इसने 2010 के बाद जब इसको वियतनाम से पकड़ के डिपोर्ट किया गया, इंटरपोल ने पकड़ा, वापस आया इंडिया, तो इसने जो स्टेटमेंट्स दी अपने क्राइम ब्रांच के सामने और सीबीआई के सामने, क्योंकि वो बाहर से लाना सीबीआई का काम था, उनमें इस शख्स ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हुए हैं। वो कहाँ तक सही हैं नहीं है ये तो वो जाने एजेंसी जाने, लेकिन उसका कहना है कि मधुमिता मर्डर केस जो बहुत फेमस हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसको मारने में भी इसका हाथ था। और इसने उत्तर प्रदेश में ही 3-4 मर्डर्स का जिक्र किया हुआ है। और वो भी कहना है कि जब एक ज़माने में हमारी जो भारत सरकार की खुफिया एजेंसी के एक बड़े ऑफिसर थे, वो जब दाऊद के ऊपर कोई कराची में अटैक करवाने की जब कोई प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें फरीद तनाशा, विक्की मल्होत्रा दिल्ली में पकड़े गए थे, मुंबई पुलिस उनको पकड़ के लाई थी, वो एपिसोड में सुना चुका हूँ आपको। तो इसका कहना है बंटी पांडे का अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट के कि वो भी उनके साथ उस मीटिंग में था, लेकिन मुंबई पुलिस के पहुंचने के पहले वो वहाँ से निकल चुका था और गायब हो चुका था। तो इस किस्म का ये शातिर अपराधी मुंबई में 10 साल के अंदर इसने जब बाहर से उत्तराखंड से और यूपी से मर्डर करके भागा, तभी तो उस ज़माने में तो वो पूरा उत्तराखंड यूपी का एक हिस्सा ही था। तो जब आया यूपी से मुंबई, तो इसने छोटे मोटे काम करने के बाद छोटा राजन का गैंग इसने ज्वाइन किया। छोटा राजन तभी तक दाऊद को छोड़ के अलग हो चुका था, उसको बंदों की ज़रूरत थी, और करते 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 ये विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा के थ्रू छोटा राजन के बहुत करीब हो गया। तो इसका जो क्योंकि उत्तराखंड से यूपी से था, नेपाल बॉर्डर वहाँ से नज़दीक पड़ता था, नेपाल इसका आना जाना अक्सर रहता था। तो इसकी जो छोटा राजन का खास आदमी था वर्मा, रोहित वर्मा, जो बैंकॉक में छोटा राजन के साथ जब अटैक हुआ तो उसको रक्षा करते हुए जो खुद मर गया, रोहित वर्मा के साथ बंटी पांडे की बहुत खास दोस्ती थी। रोहित वर्मा की बीवी और बंटी पांडे की पत्नी प्रकाश पांडे की बीवी, ये कहते हैं कि आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं। और बंटी पांडे का खुद का कहना है कि जब कभी मुझे तकलीफ़ आती थी तो मैं नेपाल में जाके रोहित वर्मा की बीवी और उसके रिश्तेदारों के पास, जहाँ उनके जो आगे कॉन्टैक्ट्स थे, उनके साथ जाके बहुत बार शरण लेता रहा हूँ। तो देखिए, जब जो मुंबई में छोटा राजन ने ब्लास्ट के बाद दाऊद के दुश्मनों को मारना शुरू किया, उसमें जो 4-5 बड़े जो केस हुए, कांड हुए, उनमें तकरीबन सब में बंटी पांडे हाजिर था। कई में उसका नाम आया, कई केसेस में नाम नहीं आया। जैसे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ
करता कोई और है, नाम किसी और का होता है। तो इसी तरह बंटी पांडे के बहुत सारे गुनाहों की जो जिम्मेदारी है वो कुछ और लोगों ने ली और ये पुलिस की नज़रों से बचता रहा इतना लंबा समय। तो सबसे बड़ा कांड इसने जो किया था उन दिनों में, वो मैं आपको एपिसोड सुना चुका हूँ। ईस्ट वेस्ट एयरलाइन के मालिक तकुद्दीन वाहिद को जो बैलरा में मारा, उसमें सबसे बड़ा कलाकार जो था वो यही बंटी पांडे था। उसके अलावा एक साउथ बम्बई में एक शिव सागर रेस्टोरेंट है, उनकी चेन है बहुत बड़ी रेस्टोरेंट्स की, बहुत अच्छा खाना उनका साउथ इंडियन स्टाइल का। तो चर्च गेट के नज़दीक भी उनकी एक ब्रांच है। तो उसका जो मालिक था वो पूरी चेन का, वो चर्च गेट के उस रेस्टोरेंट में बैठा करता था। तो इसका मेन काम, मर्डर इस आदमी ने कम किए हैं कंपैरेटिवली दूसरे गैंगस्टर के साथ अगर उसको मिलाया जाए तो, लेकिन एक्सटॉर्शन के केसेस बहुत किए हैं। ये बंदा मारने से पैसा कमाना ज़्यादा बेहतर समझता था, और जहाँ से पैसा नहीं मिलता था तो ये आदमी हथियार का इस्तेमाल करता था। तो यही किस्सा वो शिव सागर के मालिक के साथ भी हुआ। इसने उस मालिक से 50 लाख रुपए की वसूली मांगी, एक्सटॉर्शन का पैसा मांगा। उस आदमी ने देने से इनकार कर दिया, उसने उसको सीरियसली लिया नहीं। तो क्योंकि काफ़ी माहौल गर्म था, ब्लास्ट हो चुके थे, पुलिस की मौजूदगी काफ़ी रहती थी, छोटा राजन देश के बाहर था और उसके नाम से कोई धमकियाँ आती भी तो लोग थोड़ा सा उनको नॉन सीरियसली लेने लग गए थे। और उसको लगता था कि ये आदमी जो मुझे फ़ोन कर रहा है, इतनी बार फ़ोन कर चुका है, इसने कुछ करना होता तो अभी तक कर गया होता, तो आज तक नहीं किया तो आगे भी नहीं होगा। तो वो टाइम पास कर रहा था मालिक। तो इस शख्स ने एक दिन जाके इसके होटल के रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचने की तरकीब नहीं बनी कि अंदर बहुत सारे लोग थे, कुछ उसके होटल वाले के कुछ पर्सनल बॉडीगार्ड भी थे। तो इस आदमी ने उसका जो बॉडीगार्ड था, बाहर वॉचमैन था जो उस रेस्टोरेंट का, उसको गोलियां मार दी, उसको मार के आ गया। और उसके बाद में फिर उस सेठ को फ़ोन किया कि जैसे मैंने तुम्हारे वॉचमैन को, और वॉचमैन का तो कोई कसूर नहीं था बेचारे का, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो उस ज़माने में 5-6 हज़ार रुपये महीने की सैलरी मिलती होगी, तो उसको गरीब आदमी को मार के इस आदमी ने उस होटल वाले से 50 लाख के बाद जब समझौता हुआ, कोई लेन देन हुआ, तो 18 लाख में ये आदमी मान गया। 18 लाख तो इसको मिल गए, लेकिन वो गरीब आदमी जो वॉचमैन था उसकी जान गई। उसका जब केस चला तो बंटी पांडे तो हाजिर नहीं हुआ, भाग गया था। तो इसकी गैर हाजिरी में जो केस चला उसमें बंटी पांडे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसी तरह ईस्ट वेस्ट के चेयरमैन की मर्डर के केस में भी इसको फांसी की सज़ा हुई। तो इसके गैर हाजिरी में बम्बई के 2 केसों में उम्र कैद की सज़ा हुई। उसी तरह उत्तराखंड यूपी के 2 कोर्ट्स में 2 केसेस में इसको उम्र कैद की सज़ा हुई है। ये जब वापस आया 2010 में तो वो इसकी सज़ा वो सब शुरू हुई, उसके पहले ये हाजिर नहीं था। तो 2000 में इसका कहना है कि जब अपनी स्टेटमेंट में उसने बोला है कि जब छोटा राजन के ऊपर अटैक हुआ बैंकॉक में, तो ये आदमी स्पेशली हिंदुस्तान में जहाँ भी छुपा हुआ था वहाँ से था नेपाल जाके, काठमांडू जाके फ्लाइट लेके सीधा बैंकॉक पहुँचा और वहाँ से छोटा राजन को अशोक शेट्टी और उसके साथ मिलके वहाँ से उसको बचा के हॉस्पिटल से निकाल के उसको कंबोडिया ले जाके और उसको आगे ईरान तक, छोटा राजन को तेहरान तक लेके जाने वाला बंटी पांडे था। जब तक छोटा राजन तेहरान के उस हॉस्पिटल में ठीक नहीं हुआ तो बंटी पांडे उसके साथ रहा। उसके साथ जब छोटा राजन ने अड्डा बदल के दूसरे मुल्क में जाने की, कंबोडिया में फिर गया, तो ये आदमी वापस आके बैंकॉक में सेटल हो गया। बैंकॉक में इसके साथ ही थे। तो वहाँ से लेकिन किसी जैसे जो बाकी भी छोटा राजन के दोस्त थे जो एक एक करके उससे अलग हुए, जिनमें गुरु साटम अलग हुआ, संतोष शेट्टी अलग हुआ, विजय पुजारी अलग हुआ, तो इसी तरह बंटी पांडे भी ऐसा छोटा राजन से किनारा करने लगा।
लेकिन छोटा राजन को ये बात मंजूर नहीं थी, उसने इसको माफ़ नहीं किया। तो छोटा राजन जहाँ भी था उसने बंटी पांडे का पीछा करना शुरू किया। बैंकॉक में वहाँ की पुलिस को बोल के अपने सोर्सेज के थ्रू इसको तंग करने की कोशिश की। तो बंटी पांडे बैंकॉक छोड़ के वापस काठमांडू आ गया, जहाँ उसका अपना कहना है कि उसकी रोहित वर्मा की बीवी ने उसकी बहुत हेल्प की और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ काठमांडू में, नेपाल में कहीं रहने लगा। लेकिन छोटा राजन को उसकी फिर खबर मिली। उसने इसकी बैकग्राउंड बता के काठमांडू पुलिस को फिर कोई इसकी खबर दी और इसको फिर अरेस्ट करवाया। लेकिन उसका कहना है कि वो अपने असर सूख से कुछ घंटों के बाद ही वो वहाँ से पुलिस से छुटकारा पा के वहाँ से अपनी फैमिली को लेके फिर भागा और भागते भागते वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता वियतनाम में पहुँच गया। और वियतनाम में उसने बिल्कुल छुप के अपनी आइडेंटिटी बदल के एक नया पासपोर्ट लेके एक नई ज़िंदगी वहाँ से शुरू की। वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में, जो उनका कैपिटल सिटी है। लेकिन वहाँ से इसको कुछ और लोग थे हिंदुस्तान के, बॉम्बे के बिजनेसमैन जाते थे कुछ, तो इसको थोड़ा शक होने लगा कि अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुका तो शायद मेरा जो कवर है वो ब्लास्ट हो सकता है, बस्ट हो सकता है। तो इस आदमी ने वहाँ से 100 मील दूर एक छोटे से कस्बे में वहाँ पे जाके इसने पल्सेस का कोई बिजनेस शुरू किया। मिर्च मसाले जो होते हैं वो हर देश में हर किस्म के लोगों को चाहिए होते हैं। तो इसको पकड़ने का कोई तरीका, हुलिया चेंज किया अपना, जो बातचीत करने का तरीका और पहरावा, तो इसने एक काफ़ी मास्टर था हुलिये बदलने में। तो वहाँ पे ये काफ़ी साल रहा और 2010 के करीब जब इंडियन एजेंसीज़ को खबर मिली कि वो आदमी वियतनाम में फ़लाँ जगह पे है, तो एक हमारा इंडियन इंटेलिजेंस वालों ने एक अपना ख़ास आदमी उसको प्लांट किया इसके इलाके में, वियतनाम में। और शख्स ने अपने आप को पोज किया कि मैं बहुत बड़ा मसालों का, मिर्च मसाले का, गरम मसाले दूसरे जो भी हैं पल्सेस और इनका मैं दालों दूलों का भी साथ में कुछ काम था, तो वो बता के कि मैं उसका व्यापारी हूँ, तो उसने इसके साथ तालमेल बढ़ाया। तो लेकिन इसकी कोई नई फ़ोटो नहीं थी। इंटरपोल के पास इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका पुराने रिकॉर्ड का रिकॉर्ड भेजा हुआ था, पुरानी फ़ोटो थी, उससे इंटरपोल को उसको ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो इन लोगों ने उसकी कोई नई लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है अगर आपको इंटरपोल शख्स को पहचानना है और उसको पकड़ना है, तो उसी अपना जो इनका मोल था, जो एक जासूस एजेंसियों ने एक व्यापारी बना के इसके पीछे लगाया था, उसके थ्रू इन्होंने कुछ लेटेस्ट पिक्चर एक पिकनिक मनाते हुए इसकी बंटी पांडे की वहाँ से खींची गई और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड की गई। वहाँ से फिर इसका नया डोजियर बना के इसकी नई फ़ोटो लगा के फिर इंटरपोल को भेजा गया और इंटरपोल ने 2010 में वियतनाम में उस हो ची मिन्ह सिटी से 100 मील दूर उस गांव से, शहर से इसको पुलिस ने अरेस्ट किया और पूरी जो कार्रवाई होती है दो देशों के बीच में, वो करने के बाद 2010 में इसको हिंदुस्तान लाया गया। और हिंदुस्तान ला के इसको जो केसेस में सज़ा हो चुकी थी वो तो हुई थी, जो पेंडिंग केस थे उनकी सुनवाई करते 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 उसको जेल में रखा गया। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूँ कि बीच में थोड़ी देर ये छोटा राजन को छोड़ने के बाद जब अकेला पड़ गया तो इसने कोई साल 1.5 साल का जो पीरियड था, वक्फा था, वो इसने अली बुदेश के साथ भी इसने गुजारा है। तो इन अ वे सुभाष सिंह ठाकुर का गैंग के साथ भी ये इसने थोड़े दिन काम किया। अब अली बदेश का काम भी था धमकी देना, एक्सटॉर्शन करना, तो उसके साथ मिलकर भी इसने काफ़ी एक्सटॉर्शन पैसा वैसा इकट्ठा किया। लेकिन अल्टीमेटली जब उनको भी सबको भागना पड़ा तो एक बार ये फिर अकेला पड़ गया था। ये मुझे बात आपको बताते बताते याद आई। तो खैर इसको अरेस्ट करके आज से कोई 2-1 साल पहले तक
ये तलोजा जेल जो है मुंबई में, मुंबई के बाहर जो इलाका लगता है वहाँ पे, तो तलोजा जेल में था। आजकल मैंने पिछले 2-3 दिन से दोस्तों को फ़ोन कर रहा था, तो पता चला कि वो देहरादून के पास किसी जेल में अपनी सज़ा काट रहा है, पीपी सिंह उर्फ बंटी पांडे। तो ये था पूरा बंटी पांडे का किस्सा। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।